Hello and welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sanyukta Singh, and in today's session we are going to talk about how to boost up your preparation or strategize your preparation for NIFT. आपको पता है कि 45 डेज 1 मंथ इतना ही बच गया है आपके एग्जाम के लिए, और ये 45 डेज या फिर 1 मंथ भी आपके लिए बहुत क्रूशियल है। ये वो स्टेज है स्टूडेंट्स जहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले वो जिन्होंने पूरा फुल ईयर दिया है, जिन्होंने 12th के बाद गैप लिया है, या फिर जो एक बार अपीयर हो चुके हैं एंड देन दे आर अगेन गिविंग दिस एग्जाम बिकॉज उनके रैंक्स अच्छे नहीं आए थे। तो उनकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द वंस हु आर इन क्लास 12th। तो आज के इस पूरे वीडियो में, पूरे सेशन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी और तरीके बताऊंगी आपकी इस प्रिपरेशन को चैनलाइज करने का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डू सब्सक्राइब इट, डू शेयर इट एंड डू लाइक इट, क्योंकि आपको इतने इंपॉर्टेंट सेशंस तो और कहीं नहीं मिलेंगे। मूव फॉरवर्ड। द स्ट्रैटेजी 1 is practice detailed execution of answers with design, research and process. Now ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है detailed execution of answers, इसका मतलब क्या है? Now लास्ट ईयर जो NIFT का पैटर्न था उसमें मैंने खुद एग्जाम दिया था, तो मैं हर साल एग्जाम देती हूँ NID का, NIFT का, IIT का, तो मैं इसीलिए देती हूँ ताकि मैं उनके पैटर्न को क्लोजली समझ पाऊँ और फिर आपको समझा पाऊँ। क्योंकि सुनी सुनाई बातें या फिर कहीं से सुनी हुई बातें या किसी ने कुछ बताया तो ऑब्वियसली मैं उन चीज़ों के बेसिस पे अपने डेटा नहीं बनाती और ना मैं वो वीडियोज़ में कहती हूँ। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है एंड दैट इज जो आपको पेपर मिला था, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर जो पेपर मिला था दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रीवियस ईयर्स के पेपर। लाइक उसके पहले जो 2022 में, 21 में या फिर आप कह लो 20 में, 18, 19, यहाँ पे जब निफ्ट का एग्जाम हुआ था तो आपके कभी स्टोरी बोर्ड्स का क्वेश्चन आ गया तो बॉक्स का साइज छोटा आ गया, बहुत छोटा आ गया, इतना छोटा कि आप उसमें कुछ बना भी नहीं पाओगे, ऐसा भी हुआ है। और कई बार 1 पेज में 1 क्वेश्चन होते थे, कोई बैक पेज नहीं होता था, बैक पेज में दूसरा क्वेश्चन होता था। बट प्रीवियस ईयर वॉज नॉट लाइक दैट। प्रीवियस ईयर यू वर गेटिंग one question in 1 page and the front and the back page was dedicated to that very question and that same goes for masters। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप कोई भी डिजाइन एग्जीक्यूट कर रहे हो उसका डिटेल एग्जीक्यूशन करना बहुत जरूरी है। डू नॉट ओनली स्टिक टू दैट डिजाइन बट ऑल्सो शो योर रिसर्च प्रोसेस, ऑल्सो शो योर डिजाइन कॉन्सेप्ट, क्योंकि मार्क्स आपका वहां से बहुत ज्यादा उठता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सो दैट इज वाई द स्ट्रैटेजी नंबर 1 इज डिटेल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ आंसर्स विद डिजाइन, रिसर्च, प्रोसेस। अगर आप कोई लोगो बना रहे हो तो उस लोगो तक कैसे आप पहुंचे, क्या स्टेप्स थे, आपने क्या सोचा, क्या एलिमेंट्स लिया, उस ब्रांड का प्रोडक्ट कैटेगरी क्या था, कलर साइकोलॉजी क्या थी, कौन सा शेप आपने यूज किया है उस लोगो में, व्हाट इज द शेप साइकोलॉजी। तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होगे कि मैं क्या बातें कर रही हूँ, डिजाइन, इंस्पिरेशन, शेप साइकोलॉजी, कलर साइकोलॉजी, ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपने सुने भी नहीं है। अगर आपने नहीं सुने हैं यू कैन गो to my playlist and you can see these sessions on YouTube. You are going to understand each and everything जो भी मैं आपसे अभी कह रही हूँ, because जो डिजाइन रिसर्च होती है, जो डिजाइन कॉन्सेप्ट बनता है वो इन्हीं सारे एस्पेक्ट से बनता है। So आप जरूर जाइए और उन वीडियोस को देखिए। अब ज्यादा टाइम नहीं है। I am going to put this video, some of the important videos on my I button also, आप वहां पे भी जा सकते हो। In fact you can go to the description of my every video, you will get the links of the important videos also there. Now second thing, object drawing in isometric and 1 and 2 point perspective। अगर मैं आपको एक चेयर बनाने को बोल दूं, अगर मैं आपको एक चार्जर बनाने को बोल दूं, या फिर मे बी आपको मैं रेफ्रिजरेटर बनाने को बोल दूं, तो आप उसका हो सकता है कि बिल्कुल स्ट्रेट व्यू बना दो, बिल्कुल मतलब 1 पॉइंट में कीपिंग द होराइजन एट द सेंटर, आप ऐसा कुछ बना दो।
बट आई वुड सजेस्ट कि जब ऑब्जेक्ट ड्राइंग करते हैं तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस में अगर आप अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो, आप उसको वेल कंपोज्ड बना पाओगे और वो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। सो अगर आपने 1 पॉइंट में, 2 पॉइंट में आपने आइसोमेट्रिक में ऑब्जेक्ट ड्राइंग की प्रैक्टिस नहीं की है तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग की प्रैक्टिस जरूर करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ऑब्जेक्ट ड्राइंग इज समथिंग जो इनडायरेक्टली आपके कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अगर आप फ्यूचरिस्टिक डिजाइन बना रहे हो तो उसमें भी कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, अगर आप स्केल अप स्केल डाउन बना रहे हो उसमें भी कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, अगर आप डिजाइन इंस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे। सो डेफिनेटली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग एग्जाम में आ ही जाता है। तो प्लीज प्रैक्टिस दैट इन आइसोमेट्रिक 1 and 2 point perspective. Moving on, switch on the timer and channelize the time. अब ऐसा MF हुसैन का कोई आर्ट वर्क तो बनाना नहीं है, तो ऑब्वियसली 4 घंटे नहीं दे सकते आप अपने पेपर पे। अगर आपने 4 घंटे दे दिए, 3 घंटे का तो पेपर ही होता है। और अभी आप अगर बहुत आराम से बैठ करके ड्राइंग कर रहे हो, कलरिंग कर रहे हो एंड यू आर एस्थेटिकली यू आर मेकिंग दैट वेरी ड्राइंग अपीलिंग, माय फ्रेंड, डिजाइन इज नॉट फॉर यू। सो आई माइट बी लाइक हार्श, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बहुत ही इंटेलिजेंटली आपको डिजाइन को एग्जीक्यूट करना होता है, क्रिएटिव अप्रोच होना चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने में। बहुत ही ब्यूटिफिकेशन डालने की जरूरत नहीं है, चाहे वो NID हो चाहे वो NIFT हो। एक थर्ड प्रोसेस, एक रिसर्च प्रोसेस आपके डिजाइन में जरूर दिखना चाहिए। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको चैनलाइज करना पड़ेगा अपना टाइम। 1 घंटे में एक क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खास करके NIFT के लिए। NID के लिए तो हर साल पैटर्न कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। पिछले साल क्वेश्चन बहुत लेंदी था, इस साल का भी हम कह नहीं सकते, बट मैं अपने स्टूडेंट्स को पिछले साल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करवा रही हूँ। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो क्रैश कोर्स के लिए, यू कैन कम एंड ज्वाइन मी एंड द नंबर इज बीइंग फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन। आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे विच इज @SS Design House, या फिर आपने ऐसे शॉर्ट्स एंड रील्स में देखा होगा हाउ वी कंडक्ट क्लासेस, एंड आई कैन प्राउडली से आई कवर ईच एंड एवरी टॉपिक बिकॉज मेरे लिए स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन, चैनलाइज कैसे करें? आखिर 1 घंटे का टाइम आपको मिलता है अगर एक क्वेश्चन करने के लिए, ये मिलता नहीं है, ये आप चैनलाइज करते हो। 3 hours 3 क्वेश्चन है निफ्ट के लिए, आप किसी में 1.5 hours भी दे सकते हो। अगर वो क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉमिक स्ट्रिप है, अगर वो क्वेश्चन रिलेटेड टू पोस्टर्स है, मे बी स्टोरी बोर्ड्स है, या फिर आपका कॉम्पोजिशन है, यू कैन गिव 1.5 hours टू सॉरी। नाउ आप 45 मिनट्स 40 मिनट्स भी सेकंड थर्ड क्वेश्चन में दे सकते हो, बट जनरली हमें प्रैक्टिस ऐसे करने चाहिए कि आप 1 घंटा एक क्वेश्चन में दो एंड दैट्स इट, इससे ज्यादा मत दो, ताकि आप बाकी क्वेश्चंस में भी ध्यान दे पाओ। अब उस 1 घंटे को भी आप चैनलाइज करो कि 10 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, आप मे बी आप 5 मिनट्स में, 7 मिनट्स में पहले सोच लोगे कि व्हाट यू आर गोइंग टू मेक ऑन दैट क्वेश्चन। सेकेंडली व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज डू द पेंसिल रेंडरिंग, do that pencil rendering in next 10 to 15 minutes. Think about few of the areas जहाँ पे you want to erase it and do something else. ये सब कुछ आप finish कर लो अपने 20-25 minutes में, and then rest of your 25 or 30 minutes please give on स्मार्ट ड्राइंग, स्मार्ट कलरिंग, स्मार्ट शेडिंग और समथिंग लाइक दैट, ताकि आप अपने एग्जीक्यूशन को एनहांस कर पाओ। शेडिंग, कलरिंग इज नॉट एग्जैक्टली द पार्ट ऑफ ब्यूटिफिकेशन, बट दैट शोज योर स्किल्स कि आपकी पेंसिल हैंडलिंग कैसी है, आपकी कलर हैंडलिंग कैसी है। अगर कोई ये कहता है कि ब्यूटिफिकेशन, नाउ मैंने आपको ब्यूटिफिकेशन कहा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि जो क्वेश्चन की डिमांड है आप उसको ना करके आप बहुत ही कीनली डिटेल्स बनाने में लगे हुए हो, जिस डिटेल का कोई मतलब नहीं है एग्जाम में, कोई पूछ नहीं रहा है। फॉर मी दैट इज ब्यूटिफिकेशन। आपको बहुत इंटेलिजेंटली अपने स्किल्स को भी दिखाना है, एंड स्किल्स दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सो मूविंग ऑन गाइज, नेक्स्ट इज नो योर पैटर्न एंड सिलेबस। अब इस स्टेज पे जब 45 मिनट्स बाकी, नॉट 45 मिनट्स बट 45 डेज बाकी हैं, या फिर आपके 1 महीने बाकी हैं एग्जाम के लिए, तो मैं आपको पैटर्न सिलेबस बताऊं, आई डोंट थिंक कि आपको इसकी नीड है। इतनी तो रिसर्च आपने जरूर की होगी कि आपको पैटर्न भी पता होगा, आपको सिलेबस भी पता होगा। अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है, यू कैन गो टू माई प्ले लिस्ट एंड यू कैन सी वॉट इज द एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ क्रिएटिव एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट। नाउ इट्स टू लेट टू नो
नो द सिलेबस, बट मेरे हिसाब से आपको एक बार पता कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स गैट के ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर आ गए थे, जो कि आज तक कभी नहीं आए थे, जिनमें से एक था ट्रिग्नोमेट्री। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां से एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो सिंपली आई से टू माय स्टूडेंट्स कि 10th तक जितने भी टॉपिक्स आपको करवाए गए हैं मैथ्स में, इंग्लिश में, वो सब कुछ आप कवर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है। सो नो योर पैटर्न एंड सिलेबस। पैटर्न से मतलब ये भी है मेरा कि जैसे क्रिएटिव के क्वेश्चंस हैं तो 3 क्वेश्चंस है 100 मार्क्स के आते हैं, वैसे ही गैट के क्वेश्चंस है आपके मास्टर्स के लिए अलग है, आपके एमएफएम के लिए अलग है, मैनेजमेंट के लिए अलग है, आपका बैचलर्स इन डिजाइन के लिए अलग है। बैचलर्स इन डिजाइन के लिए 100 क्वेश्चंस आते हैं, एमडेस्क के लिए 120 आते हैं एंड एमएफएम के लिए 150 क्वेश्चंस आते हैं। सबका जो सेग्रीगेशन है वो अलग है। इंग्लिश में आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन आने लगे पिछली बार से, उसके पहले 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, जिसमें से 25 वाज गिवन ऑन कॉम्प्रिहेंशन एंड 25 ऑन लैंग्वेज। बट अब ये रिवाइज हो गया है, अभी इस सेशन से 20 मार्क्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन और 20 मार्क्स फॉर योर लैंग्वेज एंड देन 25 मार्क्स का आपका जीके हो गया है, आपका रीजनिंग है 15 मार्क्स का। तो ये जो पैटर्न है ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में बताया हुआ है, जो मेरी वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर NIFT 2025, उसमें मैंने सब कुछ बताया है, आप वो भी देख सकते हो, या फिर आप पैटर्न एंड सिलेबस वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो। नाउ मूविंग ऑन गाइज, नेगेटिव मार्किंग। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसका आपको ध्यान रखना होगा NIFT में। जो बच्चे यूसीड दे रहे हैं, यूसीड में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, NID में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये 3 एग्जाम्स जो है हमारे इंडिया के डिजाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है। जैसे IIT है इंजीनियरिंग के लिए, वैसे ही NID है, NIFT है एंड यूसीड सीड है आपका डिजाइनिंग के लिए। तो आप नेगेटिव मार्क्स का ध्यान रखें। निफ्ट में 0.25 मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे अगर आपने कोई आंसर गलत लिखा है तो। अब इसकी भी एक स्ट्रैटेजी है, जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए हो, तो कुछ क्वेश्चंस जो आपको लग रहा है कि गलत हो सकते हैं आप उसको अटेंड ना करें, क्योंकि वो आपको नेगेटिव मार्क्स देके चले जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितने क्वेश्चंस अटेंड करो जो नहीं आ रहा है, कितने क्वेश्चंस आप छोड़ो, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको हाफ आ रहे होंगे और हाफ लग रहा होगा कि गलत हो सकता है, बट 70% आपको लग रहा होगा कि प्रोबेबली ये करेक्ट है। उन क्वेश्चंस को जरूर अटेंड करो। तो ये थोड़ा रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ेगा और ये हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट होगा। अगर मैं आज यहाँ पे खड़े होकर के बोल दूं कि 25 क्वेश्चंस अटेंड मत करो, 50 क्वेश्चंस करो, 25 में भी गलत करके आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। हर एक स्टूडेंट की अपनी स्ट्रैटेजी होगी, डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चंस अटेंड कर पा रहे हो। वहां पे आपको एग्जाम में ये सब कुछ दिख रहा होगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए, कितने क्वेश्चंस में आप श्योर नहीं हो, कितने क्वेश्चंस आपके मे बी ग्रीन मार्क में आ रहे हो, या फिर ये आपको CBT होने वाला है आपका एग्जाम, तो ये चीजें आपको स्क्रीन पे पता चल रही होंगी कि इतने क्वेश्चंस हैं जो आपने अटेंड कर लिए हैं, इतने में आप श्योर नहीं हो, इतने में आप कंप्लीटली श्योर हो, ये सब कुछ आपको दिख रहा होगा। तो उसके थ्रू आपको ये स्ट्रैटेजी उसी मोमेंट पे बनानी पड़ेगी कि कौन से क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं और कौन से क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। मूविंग ऑन, व्हाट टू डू इफ मैथ्स इज लुकिंग होपलेस। नाउ यस, दिस इज वन ऑफ द सिचुएशंस, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं जो कहते हैं मैम मैथ्स नहीं हो पाएगा, मैम मैथ्स नहीं कर पाएंगे। मैथ्स अगर नहीं हो पाएगा तो क्या करें। नाउ बच्चों, यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत है। आप इस वे में भी सोच सकते हो कि क्या आप NIFT में, गैट में सारे क्वेश्चन अटेंड करके आने वाले हो। ऐसा तो नहीं होता, सारे क्वेश्चंस तो हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ हमें नहीं भी आ रहा होता है। तो उस केस में मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एडवाइस करती हूँ कि मैथ्स के हो सकता है 5 to 6 ऐसे टॉपिक्स हो जो आपको अच्छे से आता हो। जैसे प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि आपको अच्छे से आता हो, रेशियोज आप अच्छे से कर सकते हैं, आप टाइम एंड डिस्टेंस अच्छे से कर पाएंगे, आप नंबर सिस्टम हो सकता है अच्छे से कर पाएंगे। तो इन टॉपिक्स को जो आपको लग रहा है कि इसके
आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, आप उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। और जो 2-3 टॉपिक्स है जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गई, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए, प्रोबेबली अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप ये नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं हो पा रहा है, बहुत स्ट्रेसफुल हो आप इन टॉपिक्स को लेकर के, मेरी मानो तो इन टॉपिक्स को फिर छोड़ दो, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप वैसे भी गलत करके आओगे जिसमें आपका टाइम भी चला जाएगा, उन क्वेश्चंस को छोड़ देना ही समझदारी है। इसके अलावा यू कैन गो फॉर योर इंग्लिश पार्ट, यू कैन गो फॉर योर कॉम्प्रीहेंशन, यू कैन गो फॉर योर जीके एंड रीजनिंग। यहाँ पे आप कोशिश करो कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट कर पाओ। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, जो आप मैथ्स नहीं भी करोगे, थोड़े चैप्टर्स छोड़ भी दोगे, तो भी आप एक अच्छा रैंक लेकर के आ सकते हो, अगर आपने बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं तो। एंड मोमेंट जीके क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े? अब देखो जीके तो कुछ ऐसा है कि प्रीवियस ईयर भी हमने अपने स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट से जीके पढ़ाया था, सब कुछ समझाया था। All the current affairs, all the sports, all the monuments, all the GI tags and everything, जो भी आप बोलो वो सब कुछ पढ़ाया था। पर क्वेश्चन कहाँ से आया जहाँ से हमने सोचा भी नहीं था, that was history part। उसके पिछले साल क्वेश्चंस वर बेस्ड फ्रॉम साइंस, लाइक आपके बायोलॉजी एंड बायोलॉजी, एंड देन आपके मे बी थोड़ा बहुत केमिकल इक्वेशंस एंड फॉर्मूलाज, वहां से क्वेश्चंस आ गए थे। तो ये कुछ एरियाज होते हैं जहां से आप हमेशा जो पढ़ा है जरूरी नहीं है कि वो आ जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। बट बिलीव मी गाइज, ये क्वेश्चंस ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, आपको पता होता है। आप 9th में, 10th में, 8th में पढ़ चुके हो इन टॉपिक्स को, इट्स जस्ट दैट कि वहां से आपकी मेमोरी को चेक किया जा रहा है। तो इस मोमेंट पे मैं आपको यही समझाना चाहूंगी कि अगर आपके घर में या आपके आसपास कोई 9th 10th में है, तो आप वहां उनका जीके लेकर के पढ़ लो, एक बार उनके मैथ्स लेकर के पढ़ लो, उनका नॉट मैथ्स बट उनका साइंस एंड उनके ज्योग्राफी का कुछ पार्ट पढ़ लो, हिस्ट्री एक बार देख लो, या फिर आप इंटरनेट का टाइम है, आप देख सकते हो, गूगल आउट कर सकते हो कि 8th क्लास में इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के टॉपिक्स क्या थे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या थे, इंपॉर्टेंट एरास क्या थे, ये कुछ चीजें आप देख सकते हो। क्वेश्चंस यहाँ से हो सकते हैं। इसके अलावा तो आपके क्वेश्चंस डिजाइन बेस्ड हो सकते हैं, आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया से हो सकते हैं, डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया से हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहां से आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। बट उसके अलावा निफ्ट की अगर मैं बात करूं तो निफ्ट कई बारी आपके हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, सिविक्स के, आपके केमिकल इक्वेशंस बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। तो आप एंड मोमेंट पे ये एरियाज को थोड़ा सा लुक कर सकते हो। सो व्हाट टू डू इफ मैथ्स इज लुकिंग होपलेस, ये तो मैंने शायद आपको बता ही दिया है। मूविंग ऑन, द स्कोरिंग एरियाज क्या हैं? कॉम्प्रीहेंशंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लो। कई बार हमें लगता है कि ए नहीं बी होगा, पर वो सी निकलता है, तो इसलिए कॉम्प्रीहेंशंस लगता तो है कि इजी है, बट आंसर्स कुछ और होते हैं, और ये सबसे स्कोरिंग एरिया भी है। तो अगर आप इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऑल्दो मैंने सारा टॉपिक आपको बताया हुआ है कि क्या क्या आने वाला है, स्टिल इन कुछ एरियाज की प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं, डेफिनेटली ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरियाज है। तो इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके, कहने को तो मैथ्स भी स्कोरिंग एरियाज है। अगर आप में से कितनों का मैथ्स अच्छा होगा, अगर आप आंसर निकाल लेते हो, आ जाता है, तो हमें अंदर से ये अश्योरिटी तो हो जाती है, ओके आई हैव गॉट द आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। आप जब एग्जाम देकर के आओगे आपको खुद ही पता होगा कि ओके गैट हैज वेंट वेल। सो इस तरीके से आप हर एक एरिया स्कोरिंग है, लेकिन आप अपने एरियाज थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लो कि मैं इंग्लिश ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ या रीजनिंग या फिर जीके। तो इन एरियाज में आप अपने स्ट्रैटेजीज बना सकते हो कि वेल स्कोरिंग एरियाज पे और ध्यान दे, उसको और अच्छा कर ले एंड देन गो फॉर द एग्जाम। सो दैट्स इट गाइज। इस सेशन के थ्रू मुझे आपको यही स्ट्रैटेजी समझानी थी, विच इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर NIFT 2025 एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपने मॉक स्टार्ट नहीं किया है तो जरूर मॉक दीजिए, जहां से भी आपको मिल रहा हो। इवन वी आर प्रोवाइडिंग मॉक्स एग्जैक्टली बेस्ड ऑन योर एग्जाम का पैटर्न। सो यू कैन कम टू दिस नंबर विच इज 8700323087. You can call us. My team will get in touch with you, and definitely we are going to help you for mocks, not only mocks, for all the revision classes too. So you can get in connect. You can see my Instagram ID, which is @SSDesignHouse. You will get to know how we conduct classes, and for sure, let me tell you, no fake promises. Unlike other
sorry, I don't want to take the names, but definitely no fake promises. Every student realizes that जो भी मेरे साथ जुड़ता है, एंड आई कंडक्ट माई क्लासेस विथ वेरी वेरी मच डिसिप्लिन. सो आपको यहाँ पे ये चीज़ तो नहीं मिलेगी कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ. डेफिनेटली अब हमने रिविजन क्लासेस शुरू कर दिए हैं. सो आई कैन बेट जिस तरीके से हमने अपने बच्चों को डिटेल टॉपिक्स पढ़ाए हैं, दे आर गोइंग टू डू वेल एंड डेफिनेटली द रिजल्ट्स आर गोइंग टू स्पीक. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल, गो एंड सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट, क्योंकि आपको इतने इंपॉर्टेंट सेशंस और कहीं नहीं मिलेंगे. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.